हाय, सो इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे दी एलिफेंट इन द रूम, यानी कि करंट लेऑफ्स की सिचुएशन की, व्हाई इट इज हैपनिंग, कौन सेफ है कौन नहीं है, एंड हाउ यू कैन मेक श्योर दैट यू डोंट गेट इंपैक्टेड। और सेकंड पार्ट में बात करेंगे रियल एस्टेट की। मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि इसके अराउंड दुनिया में क्या चल रहा है और क्यों आप चाहे आईटी में हो, बिजनेसमैन हो या किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हो, यू हैव टू बी हाईली अवेयर इन दीज टाइम्स। आपको सब पता होना चाहिए, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, गोल्ड, एआई, रियल एस्टेट, इवन पॉलिटिक्स। ये एक 4 पार्ट सीरीज रहेगी। इस वीडियो में लेऑफ, सेकंड वीडियो में एआई, थर्ड वीडियो में स्टॉक मार्केट और लास्ट में हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। और अपना कोर नहीं छोड़ेंगे, हर वीडियो में आपको रियल एस्टेट के अराउंड भी एक बेहतरीन इंसाइट देंगे और इनफैक्ट आपको इतना सिखा देंगे कि खुद से आप समझने लगेंगे इन 4 वीडियोस के बाद कि इनका रियल एस्टेट ऑफ टॉप 7 सिटीज ऑफ इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। वी विल सी इन द कमेंट्स कि हमारे व्यूअर्स कितने इंटेलेक्चुअल हैं। आई वांट आवर व्यूअर्स, स्पेशली जो 3500 लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में एडेड हैं, कि वो उतने स्मार्ट हो जाएं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग तो उनको बाय प्रोडक्ट लगने लगे। और क्योंकि हम ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लंबी ना हो एक वीडियो में, तो 4 पार्ट्स में 4 वीडियोस में आपको बताएंगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट ये चारों वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंच जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज को जरूर ध्यान में रखें कि कोई भी गरीब के अमीर बनने का एक ही तरीका है, जो है गरीब का अमीर को कुछ बेचना। और ज्यादातर लोग पूरी लाइफ इसके उल्टा ही करते रह जाते हैं। दे कीप ऑन बाइंग फ्रॉम द रिच। ये लाइन आप हमेशा याद रखना। हमारी चारों वीडियोस में आप अपने आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये लाइन मैं स्टार्टिंग में क्यों बोल रहा हूं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हर महीने हम सुन रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ी कंपनी ये अनाउंस कर रही है कि हम इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का ले ऑफ कर रहे हैं। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, ओरेकल, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो। और हर बार सोशल मीडिया पे लेकिन एक ही नैरेटिव चलता है कि एआई ने जॉब खा ली। लेकिन एआई एक बड़ा रीजन जरूर है, लेकिन इट इज नॉट दी ओनली रीजन। अब आगे हम एक एक करके समझते हैं। इस पूरी इकोनॉमी को समझने के लिए आपको यूएस को समझना बहुत जरूरी है पहले, क्योंकि डॉलर दुनिया की करेंसी है। अमेरिका की जीडीपी दुनिया का 25% जरूर है, लेकिन डॉलर दुनिया के 88% फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में यूज होता है। ऑयल, गोल्ड और इवन इंटरनेशनल लोन्स भी डॉलर में मिलते हैं। तो जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी वहां का आरबीआई जो है फेडरल रिजर्व कोई भी डिसीजन लेता है तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे होता है। और डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे, इसकी अलग एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जिसको हम आगे कभी किसी वीडियो में कवर करेंगे। अभी इतना समझो कि फेड अगर रेट्स बढ़ाता है तो बोरोइंग महंगा हो जाता है, मतलब पैसा महंगा हो गया दुनिया भर में। और फेड रेट्स गिराता है तो बोरोइंग सस्ती हो जाती है, मतलब पैसा सस्ता हो गया दुनिया भर में। और इंडिया ऑब्वियसली डायरेक्टली कनेक्टेड है इस इकोसिस्टम से, क्योंकि इंडिया के आईटी कंपनीज का मेजर रेवेन्यू यूएस से ही आता है। और भी बहुत डिपेंडेंसीज हैं इंडिया की, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा ईयर 2000 में, जब अमेरिका में .com बबल फटा। इंटरनेट कंपनीज बिना रेवेन्यू के, बिना प्रॉफिट के आसमान पे थी, सिर्फ फ्यूचर की उम्मीद पे। तो जब ये बबल फटा तो नैस्डैक यानी वहां का निफ्टी गिरा बाय 78%। सो $5 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू एक झटके में खत्म हुई थी तब। फिर सितंबर 2001 में 9/11 भी हुआ और यूएस की इकोनॉमी स्लो हुई। अब इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए फेड ने रेट्स काटे, विच वाज एट 6.5%, और उसे धीरे धीरे 1% तक ले आए। यानी इजी लैंग्वेज में बोरोइंग सस्ती कर दी। और जिसका इंपैक्ट भी ये हुआ कि धीरे धीरे इकोनॉमी रिवाइव होने भी लगी। फिर धीरे धीरे रेट्स वापस 5.25% पे ले आए। लेकिन इस दौरान यूएस के बैंक से गलती भी कर रहे थे, वो लोन्स दे रहे थे उन लोगों को भी जिनका रिकॉर्ड भी नहीं था, जिससे हुआ एक और बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस इन सितंबर 2008, जब लीमैन ब्रदर्स डूबा। $639 बिलियन इन एसेट्स आज तक की अमेरिका की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी थी। डाउ जोन्स, अगेन इसे आप वहां का सेंसेक्स मान लीजिए, एक दिन में 4.5% तक गिरा। ग्लोबल मार्केट्स ने $10 ट्रिलियन तक खो दिए। अब अगेन फेड के पास एक ही तरीका था टू कीप द इकोनॉमी मूविंग। रेट 5.25% से 0.25% तक ले आए। बोरोइंग प्रैक्टिकली इन्होंने फ्री कर दी। अब यहां से असली स्टोरी स्टार्ट होती है।
जब अमेरिका में बोरिंग ऑलमोस्ट फ्री हो गई तो अमेरिकन वीसीज, यूरोपियन पेंशन फंड्स, इवन मिडल ईस्टर्न वेल्थ फंड्स जो बेसिकली पैसा इकट्ठा करके उसे इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देते हैं, इन सबको एक प्रॉब्लम आई कि अपने देश में पैसे रखो तो रिटर्न्स नहीं मिल रहे, बैंक्स में रखने में, इवन बॉन्ड्स लेने में कोई रिटर्न नहीं मिलना, तो पैसा बेसिकली लगाए कहां? सो दे बेसिकली डिसाइडेड कि बाहर लगाते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, जैसे इंडिया में। एफआईआईज ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया क्योंकि यहाँ रिटर्न्स मिल रहे थे, इक्विटी में भी, रियल एस्टेट में भी और स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स में। वीसीज ने ग्लोबली स्टार्टअप्स में दिल खोल के पैसा लगाया। 2010 में ग्लोबल वीसी फंडिंग थी $52 बिलियन, 2015 तक $148 बिलियन और 2021 में थी $681 बिलियन। इंडिया में भी ये पैसा डायरेक्टली आया। 2021 में इंडियन स्टार्टअप फंडिंग रही $42 बिलियन, विच वॉज एन ऑल टाइम हाई। फ्लिपकार्ट, ओला, जोमैटो, पेटीएम, बायजूस, ये सारी कंपनीज उसी फ्री पैसे से बनी। और सिर्फ स्टार्टअप्स में नहीं, एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट में और रियल एस्टेट में भी बहुत पैसा लगाया। इंडियन आईटी कंपनीज को भी अपने यूएस क्लाइंट से मैसिव अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। ये सब कुछ कनेक्टेड था और सबसे बड़ा रीजन ये था कि पैसा फ्री में मिल रहा था। कोविड के बाद ये और इंटेंस हो गया। 2019 में फेड रेट्स थे 2.5%, कोविड आया मार्च 2020 में एक ही झटके में 0.25% कर दिया। Good afternoon. ऊपर से अमेरिका ने $5 बिलियन का स्टिमुलस अपने लोगों को भी बांटा। वहां की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को डायरेक्टली पैसा दिया उनके अकाउंट्स में। एक अमेरिकन फैमिली को ऑलमोस्ट $3200 बिना कुछ करे मिले, सिर्फ इसीलिए ताकि इकोनॉमी चलती रहे। अब इससे हुआ क्या? लोगों के अकाउंट में पैसे थे और वो सारा पैसा खर्च किया गया अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में, यानी डिमांड ऑफ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली आसमान छूने लगी। और कंपनीज इसी ग्रोथ को अंडरस्टैंड करते हुए मैसिव हायरिंग करने लगी। Amazon में 2019 में 7.98 लाख एम्प्लॉइज थे और 2021 में इन्होंने कर लिए 16 लाख, यानी 2 साल में डबल। मेटा में 48,000 से 86,000, गूगल में 1,18,000 से 1,90,000, माइक्रोसॉफ्ट में 1,44,000 से 2,21,000। वीसीज फाउंडर्स को बोल रहे थे कि ग्रोथ पे फोकस करो, प्रॉफिट का बाद में देखेंगे, और सब कंपनी के फाउंडर्स ने इसी पे फोकस किया। अब आप खुद डॉट्स कनेक्ट करें और रियल एस्टेट से कनेक्ट करें कि इस ड्यूरेशन में रियल एस्टेट के अंदर क्या चल रहा था। और फिर 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। रशिया दुनिया का बड़ा ऑयल और गैस एक्सपोर्टर है, उस पे सैंक्शंस लगे जिससे एनर्जी प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। अब 3 चीजें एक साथ प्ले करी कि ऑलरेडी लोगों के पास पैसा था, डिमांड वाज ऑलरेडी वेरी हाई और इसके ऊपर एनर्जी महंगी हो गई, जिससे अमेरिका में 2023 आते आते इन्फ्लेशन पहुंच गई 9.1%, विच वाज हाईएस्ट इन 40 ईयर्स। अब अगेन फेडरल रिजर्व के पास एक ही टूल था कि बोरोइंग महंगी करो, रेट्स को इंक्रीज करो। मार्च 2022 से जुलाई 2023 तक सिर्फ 16 महीने में ये रेट 0.25% से 5.5% तक ले गए। इस ड्यूरेशन में 10 बार कॉन्सिक्यूटिवली इन्होंने रेट्स हाइक किए। ये डेकेड्स में इतने कम टाइम में इतना ज्यादा हाइक हुआ है, जिससे वही यूएस इन्वेस्टर्स जो इंडिया में पैसा लगा रहे थे वो अपना पैसा वापस ले जाने लगे, जिससे रुपी भी गिरने लगा। लेकिन रुपी के गिरने का जो कॉमन परसेप्शन है लोगों का कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ FIIs taking out money from Indian stock market, that is also not true। ये बहुत छोटा फैक्टर है, इसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे जब हम स्टॉक मार्केट, पॉलिटिक्स और रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको एक लाइन में बताऊं तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया था कि इंडिया अमीर को कुछ बेच ही नहीं रहा है, इंडिया का एक्सपोर्ट कुछ नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो कंपनीज के पास अब एक ही ऑप्शन था टू कट आउट ऑन लॉसेस, और सबसे पहले उन्होंने एक्सपेंसेस को कट करना स्टार्ट किया। और सबसे बड़ा एक्सपेंस इन टेक स्टार्टअप्स में अराउंड आईटी सर्विसेज में है एम्प्लॉयज की कॉस्ट, और उसके ऊपर पिक्चर में आ गया एआई, जिससे ये डबल हो गया। नवंबर 2022 में मेटा ने 11,000 एम्प्लॉयज को निकाला, लेकिन अगले दिन उनका शेयर प्राइस 13% इंक्रीज कर गया। ये भी अजीब सा ट्रेंड देखा लोगों ने कि कंपनीज ने हजारों लोगों को निकाला, बट इन्वेस्टर्स और मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया। अब आप शॉर्ट में ये भी समझो कि ऐसा क्यों होता है। एग्जाम्पल, कंपनी का रेवेन्यू है $10 बिलियन, सैलरीज हैं ऑफ $6 बिलियन। अब कंपनी ने 20% लोग निकाले, सैलरी बिल $4.5 बिलियन हो गया, लेकिन रेवेन्यू वहीं रहा। कोई नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया, कोई नया कस्टमर नहीं आया, सिर्फ लोग निकाले और प्रॉफिट 37% बढ़ गया। और ये सारे सीईओज, चाहे मार्क जकरबर्ग, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इनकी सैलरीज
एसेंशियली स्टॉक में ही होती हैं। जब स्टॉक ऊपर जाता है तो सीईओ का भी नेटवर्थ डायरेक्टली बढ़ता है। बाकी सबने भी ये पैटर्न देख लिया कि अपनी कॉस्ट को कम करो, ले ऑफ्स करो, मार्केट उसको रिवॉर्ड भी कर रही है। जब गूगल ने 12,000 लोग निकाले थे, सुंदर पिचाई ने एम्प्लॉइज को लिखा भी था कि वी हायर्ड फॉर अ डिफरेंट इकोनॉमिक रियलिटी देन द वन वी आर फेसिंग टुडे। 2023 में 2,62,000 टेक वर्कर्स गॉट लेड ऑफ, 2024 में 1,52,000, 2025 में 2,05,000, 2026 में अभी तक 1,85,000। तो दो चीजें एक साथ प्ले आउट कर रही हैं। पहली की कॉस्ट ऑफ बोरिंग महंगी हुई, यानी पैसा महंगा हुआ, और कंपनीज ने जो ओवर हायरिंग करी थी उस कॉस्ट को कट करा। इनिशियली 2020, 21, 22 में कंपनीज, स्पेसिफिकली स्टार्टअप, बड़े कॉर्पोरेट्स भी किसी भी पैकेजेस में आईटी एम्प्लॉइज को हायर करते चले जा रहे थे। और दूसरा कि एआई भी आ गया। आईबीएम का एक आस्क एचआर सिस्टम है जो 11.5 मिलियन एम्प्लॉय के साथ इंटरैक्शंस एनुअली हैंडल करता है। आईबीएम ने भी 8,000 एचआर एम्प्लॉइज का लेड ऑफ किया है। माइक्रोसॉफ्ट का 30% कोड अब एआई लिख रहा है। सेल्सफोर्स के सीईओ ने कहा है कि अब कंपनी का 50% काम एआई हैंडल करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग एग्जांपल एक क्लारना करके कंपनी है, उनके सीईओ ने अनाउंस किया कि एआई ने 700 कस्टमर सर्विस वर्कर्स रिप्लेस कर दिए हैं। एआई 2.3 मिलियन कॉन्वर्जेशन हैंडल कर रहा है एक महीने में। कॉस्ट $40 मिलियन तक सेव हो रही है। लेकिन अब 18 महीने बाद वो दोबारा से ह्यूमंस को हायर कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनका गिरता जा रहा था। यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस जहां ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इमोशंस की जरूरत है, वो एआई नहीं हैंडल कर पा रहा। जैक डॉर्सी जो ट्विटर वाले थे, उन्होंने भी बोला कि कोविड के बाद उन्होंने ओवर हायरिंग करी थी। लेकिन ये तो कोई नहीं जानता कि एआई आने वाले टाइम में कैसा प्ले आउट करेगा। एंथ्रोपिक के फाउंडर कह रहे हैं कि एआई 50% व्हाइट कॉलर एंट्री लेवल जॉब्स रिप्लेस कर सकता है। एनवीडिया के सीईओ कह रहे हैं कि एआई से इनफैक्ट ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। इसका मतलब ये कि एग्जैक्टली कोई नहीं जज कर पाएगा कि एआई आने वाले टाइम में कैसा प्ले आउट करेगा। कॉर्पोरेट में मेजरली 3 सेगमेंट्स हैं। टॉप सेगमेंट यानी सीनियर लीडर्स जो अपने डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, इनकी वैल्यू आउटकम बेस्ड है, तो एआई इन्हें तो रिप्लेस नहीं करेगा। मिडिल सेगमेंट यानी मैनेजर जिनको 15 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, एज आप मानिए 35 से 45 साल की एज ग्रुप में, सबसे ज्यादा हीट इसी सेगमेंट के ऊपर आनी है। जो लोग स्टेटस अपडेट्स कलेक्ट करना, मीटिंग शेड्यूल करना, रिपोर्ट्स बनाना, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, अगर आप इस तरह के काम में हैं तो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है। मेजरली कंपनीज ये स्मॉल टीम मैनेजर्स को ही कट कर रही हैं, जिनके रोल्स हाई कॉस्ट हैं लेकिन डायरेक्ट आउटकम से लिंक नहीं है, उनको इशू सबसे ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप अपने डोमेन के सुपर एक्सपर्ट हैं तो आपको कोई नहीं छू पाएगा। और एंट्री लेवल पे भी कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा, यानी जिनको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, जो लोग एंट्री लेवल सैलरी पे सीनियर लेवल आउटपुट दे रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। यानी सीनियरिटी मैटर नहीं करेगी, आउटकम विल मैटर द मोस्ट। अब देखिए 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक जो उस इंडस्ट्री में जॉब करते हैं जो एआई प्रूफ है, और दूसरे वो लोग जो ऐसी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं जिसमें ये ले ऑफ और एआई का सबसे हाई इंपैक्ट है। तो पहले हम उन इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं जिनके ऊपर एआई और इस ले ऑफ का कोई इंपैक्ट नहीं होना। जैसे इवन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इज एआई प्रूफ, इवन डेटा एनालिटिक्स अराउंड रियल एस्टेट। जैसे कोई एआई को बोले कि नोएडा के इस सेक्टर में क्या एवरेज रेट है, तो एआई तो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को ही स्टडी करके एक प्राइस का एवरेज बता पाएगा, लेकिन जो लोग रियल एस्टेट में कनेक्टेड होंगे डीपली, वही बता पाएंगे कि एक्चुअल प्राइसिंग और रजिस्ट्री के प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे एनालिटिक्स के जॉब भी ऐसे होंगे जो एआई नहीं छू पाएगा। हेल्थ केयर में काफी कम इंपैक्ट होगा, लॉयर्स को कोई इंपैक्ट नहीं होगा, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनको इंपैक्ट नहीं होगा, जो लोग मेंटल हेल्थ और थेरेपी से रिलेटेड बिजनेस या जॉब करेंगे उनको इंपैक्ट नहीं होना। तो एक तो तरीका यह है कि यू कैन थिंक ऑफ पिवटिंग टू दैट सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री विच इज एआई प्रूफ। बट अब हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, यानी आईटी में। तो सबसे पहले तो आप बिलेबल बनो। आईटी सर्विसेज का गेम यही है, तो आप प्रोएक्टिवली अपने मैनेजर से प्रोजेक्ट मांगो। 2 लाख की सैलरी है तो 20 लाख का बिजनेस दो। क्लाइंट फेसिंग बनो। अगर क्लाइंट स्पेसिफिकली तुम्हें ही मांगता है तो तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर तुम्हारे जाने से क्लाइंट इंपैक्ट होगा तो आप बिल्कुल सेफ हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अपने डोमेन के सेलिब्रिटी बनो। ये वो पॉइंट है जो काफी कम लोग अप्लाई कर रहे हैं। लिंक्डइन पे, एक्स पे प्रोफेशनल ब्रांड बनाओ। अपने ओपिनियंस, अपने इंडस्ट्री के अराउंड इनसाइट्स दो। आपको आपकी इंडस्ट्री के, आपके डोमेन के सारे लोग जानने चाहिए। आपको वेबिनार्स में, इवेंट्स में बुलाया जाए। जब आपका नाम कोई गूगल करे तो कुछ बेसिकली आपके अराउंड डिटेल आनी चाहिए। जब आपकी कंपनी में ले ऑफ हो रहे हो तो वो एक सेलिब्रिटी को अपने डोमेन के निकालने के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। और इनफैक्ट अपनी मैनेजमेंट, अपने सीईओ के साथ कनेक्टेड भी रहो। यू शुड बी इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू हैंग आउट विद
इन योर ऑफिस। आपकी मैनेजमेंट के लोग ब्रेक्स में आपको लेके जाते हैं साथ स्मोक करने के लिए, क्योंकि जब इवेंचुअली ऊपर से ऑर्डर आता है कि इतने लोगों को निकालना है तो कोई एआई डिसाइड नहीं करता कि किन किन लोगों को निकालना है, कोई ह्यूमन ही डिसाइड करता है। आपके ऑफिस में हमेशा ऐसे लोग होने चाहिए जो पीछे से आपकी वकालत करें। अपनी इंडस्ट्री में, अपने डोमेन में नेटवर्किंग करो। और एक तो नए नेटवर्किंग को एमएलएम की तरह समझाते हैं लोग। जैसे लोग बोलते हैं कि डीएलएफ कमेलियाज में लोग नेटवर्किंग के लिए घर खरीदते हैं। अरे भाई, कमेलियाज में आदमी अकेले रह पाए, एक्सक्लूसिविटी के साथ रह पाए, बिना डिस्टर्बेंस के रह पाए, इसलिए खरीदता है। एक कमरे में 100 लोगों के बीच में अपना विजिटिंग कार्ड देना, इट इज नॉट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ओनली हैपेंस बिटवीन those two people who can add value to each other's life। जैसे जिम खाना क्लब में दो लोग मिले, एक बोल रहा है कि मैं इस एरिया से सांसद हूँ, दूसरा बोल रहा है कि मैं इस शहर का बहुत बड़ा लॉयर हूँ, तो वो कहते हैं चलो आओ नेटवर्किंग करते हैं, तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा। इस तरह की नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, फ्यूचर के टेक पे आज ही शिफ्ट हो जाओ। डिमांड देखो कहाँ है, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, ये देखो डिमांड कहाँ नहीं है। रूटीन सपोर्ट, मैनुअल टेस्टिंग, बेसिक कोडिंग, डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप 2026 में 2020 वाला काम करोगे तो आप रिस्क पे रहोगे। और एआई को तो अपने काम में इंटीग्रेट करना ही है। एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, वो बंदा लेगा जो एआई के साथ आपसे डबल आउटपुट निकाल के देगा। पहली बात तो ये कि अगर आप अपने खर्चे से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। चाहे इक्विटी हो, रियल एस्टेट हो, डेट, गोल्ड, क्रिप्टो, कहीं तो लगाना ही है, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन से डबल रिटर्न नहीं बना रहे तो आप पीछे चले जाओगे। और अभी जो लोग फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ की ऐसी स्टेज में है कि वो जितना कमा रहे हैं उतने ही उनके एक्सपेंसेस हैं, तो अभी उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में वो अंडरस्टैंड जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनकी ये साइकिल तो लाइफ में लेटर ऑन ही स्टार्ट होगी। अभी तो उनको फोकस अपनी इनकम बढ़ाने पे ही करना है। खैर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको ओवर लेवरेज नहीं होना है। आपकी गाड़ी की, आपके घर की, आपकी इन्वेस्टमेंट्स की ईएमआईज आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी होना चाहिए। एंड ट्राई टू क्रिएट पक्के वाले गुड पैरेलल रेंटल्स। एक इनकम पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। अब मैं आपको इस वीडियो की एक बहुत अच्छी रियल एस्टेट इनसाइट देता हूँ। वैसे काफी बड़े टॉपिक को आपको समराइज करके बता रहे हैं, और ये 90% केसेस में टॉप 7 सिटीज ऑफ इंडिया के लिए एकदम सटीक रहेगा। 90%, लेकिन एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर। आपको प्लॉट किस माइक्रो मार्केट में खरीदना है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आगे और इंफ्रा की डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं पहुंचा है, बसावट नहीं हुई है, और लोकेशन मेन बसे हुए शहर से बाहर है, और ऐसी स्टेट में जहां सेंट्रल और स्टेट का पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी है। अगर आप अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शहर के 2nd या 3rd बेस्ट लोकेशन में लेना है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है, लेकिन रेजिडेंशियल बसावट जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा आ चुका है, आने वाले टाइम में और आता रहेगा। मतलब मेन सिटी से हैबिटेशन उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसी माइक्रो मार्केट जो मिडल ऑफ नोवेयर वाली ना हो, जो वेल कनेक्टेड हो। और आपको कमर्शियल खरीदना है सिर्फ उस लोकेशन में जो शहर की नंबर 1 लोकेशन है, हाईएस्ट डेंसिटी की है, जहां शहर की सबसे रिचेस्ट पॉपुलेशन रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हैबिटेशन सारा ऑपरेशनल और रेडी है। और देखिए, हम एज अ कंपनी 3 चीजों पे काम करते हैं। पहला है इनसाइट्स, यानी कि मार्केट को समझना और समझ पाना। ये वीडियो भी इसी का पार्ट है। सेकंड, हम काम करते हैं ट्रेंड्स पे, यानी पहले देख पाना कि आने वाले टाइम कैसे होगा, कहाँ पैसा जाएगा, कौन से सेक्टर में, कौन से शहर में, कौन सी माइक्रो मार्केट में। और तीसरा, हम काम करते हैं एक्सेस पे। जैसे पहले तो हमने भी वीडियो बनानी शुरू लीड्स के लिए ही करी थी, लेकिन जैसे ही आप किसी डेवलपर का 100, 200, 500 करोड़ की इन्वेंट्री सेल करने लग जाते हो, तभी आपका एक्सेस और कंट्रोल खुलता है। देन ओनली द रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म start getting the access of the insider information। इसी की वजह से हम आपको एडवांस में कोई चीज बता पाते हैं, बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं, और डेवलपर से भी बेस्ट यूनिट, बेस्ट प्राइस एट बेस्ट टर्म्स लेके आपको दे पाते हैं। ये चीज सिर्फ जो कंपनीज इस तरह का बिजनेस कर रही हैं वही अंडरस्टैंड कर सकती हैं। जो क्लाइंट भी हैं, जो रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं, वही लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इनफैक्ट समबडी वाज आस्किंग मी आल्सो कि आप आजकल क्या बेच रहे हो, कौन सा शेयर बेच रहे हो, कौन सा डेवलपर को सेल कर रहे हो। तो मैंने तो उनको भी ये जवाब दिया जो मैं आपको भी बता देता हूँ। वी आर सेलिंग एवरीथिंग विद एवरीबडी एट एवरी लोकेशन वेयर आई थिंक मनी कैन बी मेड। वीडियोज आर जस्ट 10% ऑफ व्हाट वी डू। 90% तो ऑफलाइन ही रहता है, क्योंकि हम महीने में वैसे भी 1 या 2 से ज्यादा वीडियो बना ही नहीं पाते। वी हैव इवन स्टार्टेड टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज आउट स्टेशन, जैसे गाजियाबाद में, हैदराबाद, पुणे, अभी इनफैक्ट वृंदावन में भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लेकर आएंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते रहते हैं। इनफैक्ट कुछ
इंसाइट या कुछ मैसेज डालने के बाद तो मैं खुद ही को देख के बोलता हूँ कि वाह सौरभ, क्या इंसाइट या क्या डेटा या किस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो अगर आप भी हमारे साथ रियल एस्टेट फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। QR इज हेयर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ऑल्सो जो लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा हाई इम्पैक्ट इनसाइट्स आपको इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में अपना जेन्युइन फीडबैक, जेन्युइन रिव्यू जरूर दीजिएगा। सो फाइनली ये वीडियो के बाद आने वाली अगली 3 वीडियोस को आप जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।